नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। पहले राजा सोनम और अब सिया केतन। मामला है पुणे का, जहां पर एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या कर दी। रिश्तों की कहानियां अब सिर्फ प्यार, भरोसे और साथ निभाने की नहीं रह गई। कुछ मामलों में उनका अंत हत्या जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं पर हो रहा है। बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे देश में अब ये खबर फैल चुकी है, ये पुणे वाली घटना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी को क्या हो रहा है? क्या लोगों में रिश्तों को संभालने का धैर्य खत्म हो रहा है? क्या ना सुनने की क्षमता कम हो चुकी है, या ना कहने की हिम्मत नहीं रही है? और अगर ना कहने की हिम्मत नहीं रही तो फिर कत्ल करने की हिम्मत कहां से आ रही है? क्या सोशल मीडिया और फिल्मों ने रिश्तों को लेकर अवास्तविक उम्मीदें पैदा कर दी हैं? क्या आज का युवा भावनात्मक रूप से ज्यादा अकेला और अस्थिर हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रिश्ता नहीं चल रहा, शादी नहीं करनी या मतभेद हैं, तो अलग होने का रास्ता छोड़कर हत्या जैसे कदम उठाने की हिम्मत और हिमाकत आखिर कहां से आ रही है? तो आज हम अपराध की जांच नहीं करेंगे या उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सोच की पड़ताल करेंगे जो रिश्तों के टूटने को स्वीकार करने के बजाय हत्या जैसे अपराध को समाधान समझने लगी है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। फीलिंग माइंड्स में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल और सीनियर लॉयर और वुमेन एक्टिविस्ट आभा सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी दुखद घटना है ये। जैसा मैंने कहा कि अब इसके बारे में तो पूरे देश में सब लोग ही जान चुके हैं, और हमको यहाँ पर वैसे भी इस घटना की पड़ताल नहीं करनी, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है उसकी पड़ताल करनी है। मैं उसमें जाऊँ उससे पहले आप दोनों के बहुत छोटे छोटे 1-1 मिनट के कमेंट लूँगा, क्योंकि एक तो आप दोनों महिलाएं हैं, आपने इस तरह के कई मामले देखे, और अब राजा सोनम वाली कहानी पूरे देश में फैली, बहुत बातचीत हुई, आप सब भी आए उस वक्त, और अब ये सिया वाली कहानी। आभा मैम, पहले आप, क्या लगा आपको जब आपने पहली बार आपको घटना पता चली? सब एकदम शॉकिंग, हृदय विदारक कि मतलब शादी के बंधन को मजाक बना दिया गया है। और 20 साल की बच्चियां, मतलब वो इतना क्रिमिनल माइंडसेट आ रहा है, तो ये कहां से सीख रहे हैं इस तरह के क्राइम, और कहां समाज जा रहा है? ये बहुत ही डरावना समय है, और मुझे लगता है कि इसमें अब कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज पे भी डिस्कशन होना चाहिए, और क्राइम लोग सीख कहां से रहे हैं, ऐसे सीरियल्स को रोका जाए। जी, चीनू मैम। विपिन जी, कल मैं शाम को जब बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया, और मैं आपको सच बताऊं, आई स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, और दूसरा मेरा भी लगभग इसी एज का एक बच्चा है शादी लायक। ये इतना ज्यादा स्केरी है, इतना ज्यादा दुखद है, और उस बच्चे के माँ बाप के चेहरे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सोच कर ही मैं इतना विभल हो गई कि मैं ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उनको, अगर मैं वहां रहूं एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझसे अगर ये अपेक्षा हो कि मैं उनको सांत्वना दूं, मैं उनको कोई कंडोलेंस दूं, तो मैं क्या कहूंगी? मेरे पास क्या शब्द हैं? इतना बड़ा ग्रीफ, अपने खुद के बच्चे को इस तरह से खोना, मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ बिल्कुल ही। जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन ठीक है, ये पहला रिएक्शन शायद पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों का होगा, जो आपका है बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली बात है। और जैसा मैंने कहा कि एक घटना काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही, और लगभग उसी लाइन की ये दूसरी घटना, बस उससे एक स्टेप पीछे की कि अभी शादी यहाँ नहीं हुई, तब तो और मौका बनता था। तो चलिए, मैं चीनू मैम पहले इसमें थोड़ा साइकोलॉजी और फिर उसके आगे उसमें बढ़ते हैं कि ना भी तो कहा जा सकता है, मना भी तो किया जा सकता है। अभी पिछले 20 साल में तो भारत में हम देख रहे हैं कि शादियां ऐसी हो चुकी हैं जहां पर पहले तो घर वालों की बड़ी वो रहती थी कि नहीं यहाँ करो यहाँ करो, अब तो जात पात के बंधन खत्म हो रहे हैं, धर्म तक के बंधन खत्म हो रहे हैं, बच्चे बता देते हैं, माता पिता कर देते हैं। ऐसे में ऐसी घटना होना जहां पर आप इतना नहीं कह पा रहे हो कि भाई मुझे इस व्यक्ति से शादी नहीं करनी, और ठीक है ना कह पा रहे हो आप उसकी हत्या कर दे रहे हो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, इस कार्यक्रम में
बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजों के बारे में मैं बोलूंगी, पर ये उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगी जिससे मैं कभी मिली ही नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के लिए बड़ा अनएथिकल होता है जिससे आप मिले नहीं, उसके मन के ऊपर या मानसिक स्थिति के ऊपर टिप्पणी करना। पर एक जनरल डिस्कशन जो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, उसके तहत जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है जो हम लोगों के मन में आ रही है कि एक एक्सेप्टेबल एग्जिट का भी यहाँ पर ऑप्शन था, जहां पर वो एग्जिट हो सकता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो या ना भी हो, उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है फैमिली वाले कोई कुछ कहें, या हो सकता है सोशली जो इमेज है उसके बारे में कोई कॉन्शियसनेस हो, पर वो एक डिस्कम्फर्ट और किसी की एक्चुअल जान चली जाना, इसमें कितना बड़ा गैप है। अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा भी लग रहा है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की उनको स्किल्स थी ही नहीं, या फिर ऐसे लोगों को नहीं होती है, वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस को इतने लंबे मतलब एक्सट्रीम तक ले गए। और तीसरी बात, एक ऑब्स्टैकल साइकोलॉजी, जहां पर आपको वो पर्सन ना दिखकर आपको ये नहीं लग रहा है कि मुझे इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना है, आपको ये लग रहा है ये व्यक्ति नहीं है, ये रुकावट है, ये एक ऑब्स्टैकल है। और इस ऑब्स्टैकल को हटाने का केवल एक टनल विजन, एक तरफा सोच बन गई, जहां पर और कुछ भी कंसीडर हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है। अब इसमें दो चीजें मैं कहूंगी। हम अक्सर मानसिक विकारों की बात करने लगते हैं, हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करने लगते हैं। मानसिक विकार और मानसिक विकृति दोनों में फर्क है। मानसिक विकार वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो डेलिबरेट प्लानिंग करने में असक्षम होते हैं, उन्हें हमारी सहानुभूति की जरूरत है। पर मानसिक विकृति या ये जो सोच है, इसमें आप देखिए कि डेलिबरेट प्लानिंग शामिल होती है, जहां पर मैनिपुलेशन है, जहां पर प्रिटेंशन है, जहां पर इतना सारा पहले से प्री प्लानिंग है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, रिमोर्स नहीं है, गिल्ट नहीं है, ये ग्लानि नहीं है, ये अपराध बोध नहीं है कि कुछ गलत हुआ है। और जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये सब गुजर रहा है, उसके साथ लाने की, उसके साथ बात करने की कैसे हिम्मत हो रही है। आप ये देखिए कि सारा जो आप देख रहे हैं ये मानसिक विकार या मेंटल हेल्थ इश्यू के तहत नहीं आता, ये मानसिक सोच के तहत आता तो है। वही सवाल है मैम कि ये सोच आखिर कहाँ से आ रही है। आभा मैम, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो पुलिस को दिया उस बॉयफ्रेंड ने गिरफ्तारी के बाद, तो पूछा गया कि भाई ऐसा था तो आप शादी कर लेते, आप भाग जाते, कोई और 10 रास्ते थे, लेकिन आपने हत्या का रास्ता चुना। एक बार आपका अटेम्प्ट फेल हो गया, आपने बाकायदा दूसरी बार ट्राई किया, ये क्यों? तो वो जवाब ऐसे दे रहा है कि नहीं, वो लड़की जो है वो नहीं करना चाहती थी, बदनामी का डर था। तो बड़े अजीब से ये मेरे को या तो लगा कि इनमें कुछ या तो गलतियां हैं, हम तक सही चीजें नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तो इलॉजिकल है कि आपको समाज में इसलिए बदनामी लग रही है कि आप दूसरी शादी कर लेंगे, भाग के कर लेंगे, लेकिन आप हत्या को अंजाम दे देंगे, उसमें आपको कोई डर नहीं लग रहा है या कोई सोच भी नहीं आ रही। ये क्या चीज है? विपिन जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब ये अरेंज मैरिज का समय नहीं रहा। पेरेंट्स को भी समझना होगा कि आप अगर फोर्स करेंगे तो बच्चे इस तरह से काम करेंगे। और ये सेकंड चीज है कि लॉ का भी कोई खौफ नहीं है, इन बच्चों को समझ में नहीं आता, इतने एक्सपोज बच्चे हैं कि मर्डर में आजीवन कारावास होगा, 20 साल की बच्ची अब जेल जाएगी, सालों जेल में रहेगी, हर लाइफ इज ओवर। पेरेंट्स की लाइफ देख के बर्बाद हो गई, लड़के का जिसका मर्डर किया उनके घर में चौपट हो गया सब कुछ। तो ये जो विकृत और इस तरह का क्राइम है, तो अब नाउ वी हैव टू सी कि इस तरह का क्राइम हो क्यों रहा है। That is the crux of the thing कि ये लड़कियां सोच कैसे रही हैं कि इस तरह का क्राइम करेंगी और उसके बाद ये बच जाएंगी। तो मुझे लगता है पिक्चरों में भी देखना पड़ेगा कि लोग क्राइम करके निकल जाते हैं, और कहां से ये मैसेज जा रही है कि आप क्राइम करके
के बच जाएंगे। अगर आपको मालूम हो कि आप जेल जाएंगे, आप पे कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है शायद कुछ डर रहेगा। सेकेंडली, पेरेंट्स को भी अब ये बहुत समझना पड़ेगा कि भाई अरे अब बच्चों को फोर्स मत करिए, ये बच्चे बगावत करेंगे, ये बच्चे उस जनरेशन के नहीं है जो अपने पेरेंट्स के मान सम्मान के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे। दिस जनरेशन इज अ वेरी सेल्फिश जनरेशन, और ये जनरेशन पेरेंट्स के लोक लाज की, समाज की लोक लाज की इनको कोई परवाह नहीं है। और ये क्रिमिनल माइंडसेट कहां से आया, दैट पुलिस नीड्स टू फाइंड आउट। और लोगों ने इनकी मदद की, हु गेव देम दिस आइडिया, या इन दोनों ने अपने आप ये आइडिया निकाला। और मैं पुणे पुलिस की दाद देती हूं कि इस खूबी से उन्होंने इसको वर्कआउट किया है। दे नीड अप्रिसिएशन। एंड एक चीज और है, आप जब पूछ रहे थे पहला ख्याल क्या आया, मैंने सुबह यही सोचा, थैंक गॉड माय सन गॉट मैरिड 4 years बैक एंड इज इन अ हैप्पी मैरिज। तो हर लड़के के माँ बाप आज डरे हुए हैं, अरेंज मैरिज करने में डर लगेगा। और जी। ये जो लड़कियां हैं, चाहे मैरिड वुमेन भी लवर्स के साथ हस्बैंड्स का मर्डर कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि मर्डर का क्राइम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एनसीआरबी को इसमें रिसर्च करने की बहुत जरूरत है और स्टेप्स लाए जाएं कि मर्डर को हम रोक सकें। राइट। फिर एक साइकोलॉजी का सवाल आएगा चीनू मैम, कि एक बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, नहीं हो पाया। कई बार आप एक थॉट में कोई चीज कर जाते हैं, लेकिन जब वो चीज नहीं होती है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो, हत्या, आत्महत्या, तमाम चीजें, तो जब दोबारा अगर मौका मिलता है तो आप सेटल हो चुके होते हो, क्योंकि वो थॉट उस समय गुजर जाता है। लेकिन दोबारा ट्राई किया, मतलब ये तो बहुत प्रोफेशनल अप्रोच हो गई, या बहुत ही कोल्ड फिटेड अप्रोच हो गई, जहां किसी को कुछ लग ही नहीं रहा है, अरे एक बार नहीं हुआ, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये किस साइकोलॉजी को दिखाता है मैम? मतलब ये ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों बन रहा है? मैं जब इस बारे में सोच रही थी तो मुझे एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, मैकियावेली के नाम आपने सुना होगा, एक बिल्कुल इटालियन। बिल्कुल। उनके ऊपर एक मैकियावेलिनिज्म के नाम से कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं जो इस सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, ये ना बहुत ही स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होते हैं। इनको एम्पैथी चूज करना आता है, कहाँ और कैसे दिखाई जाए, जबकि अंदर उनको फील नहीं हो रही होती है। और ये इम्पल्सिव नहीं होते बिल्कुल भी, दे आर वेरी लो ऑन इम्पल्सिविटी। तो मुझे एक तो उसका ख्याल आया था। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी हमने ट्विशा शर्मा का भी केस देखा। हमने ये देखा कि ये जो क्राइम है, ये लड़के और लड़की से संबंध इतना नहीं रख रहे हैं जितना कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। आप देखिए कि अगर आपका इंडिविजुअल गोल दूसरे के गोल के साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? आप या तो अपने गोल को चेंज करते हो, सामने वाले के साथ निगोशिएट करते हो, बोलते हो कि भाई ये क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, क्या एक्सेप्टेबिलिटी आ सकती है। पहले में और अब में क्या फर्क है कि पहले लोग अपने आप के गोल सैक्रिफाइस करते थे, अब तो ये देख रहे हैं कि सामने वाले को ही सैक्रिफाइस कर दे रहे, सामने वाले की जान ही ले रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर स्वाभाविक ये होता कि आप भाग जाते, या आप अपने घर के खिलाफ चले जाते, या आप यह कह देते कि नहीं, फिर अगर आप नहीं कर रहे वहां तो मुझे मतलब जो जनरल एक सोच आएगी कि मुझे शादी ही नहीं करनी, आप डिले करते, कई तरीके से कुछ और करते। लेकिन आपने बाकायदा प्लान बना के, और मुझे लगता है जो बच्चे इतना प्लान बना सकते हैं, क्या उनको एक सेकंड थॉट नहीं आएगा कि अगर ये पकड़ा गया, जो कि पकड़ा ही जाना है, इतना आजकल सब देखते हैं, सोशल मीडिया, सीरियल्स और तमाम तरह की चीजें हैं, वहां जो रियल लाइफ स्टोरीज आती हैं, कुछ नहीं छुपता, तो वो क्या थॉट उनको कभी बॉदर ही नहीं करता कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? मुझे लगता है ये इमोशनल हाईजैक की स्थिति है, जहां पर उनको वो थॉट, वो रैशनल थिंकिंग आ ही नहीं पा रही है। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शायद काम ही नहीं कर रहा है उस तरह से, वो एक तरफा स्थिति बन रही है। और जैसे मैम ने अभी कहा कि उनको अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस के लीनियर रिश्ते को समझ ही नहीं वो पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं बिहेवियर तो ए करूंगा पर उसका कॉन्सिक्वेंसेस सी होगा। ए और बी का रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये लगा कि बहुत आसानी से ऐसा हो जाएगा और उसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। वी विल गो एंड लिव आवर ओन लाइफ, हम अपनी अच्छी लाइफ जी। जिएंगे। तो आभा मैम,
ये बताएं मुझे यहाँ पे कि आपने तो ऐसे हजारों केसेस देखे, इतना लंबा आपका करियर, तो क्या ये चीजें मतलब मैं ये नहीं मानता कि पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन क्या इनका क्वांटम अब बढ़ रहा है या इस तरह की सोच अब बढ़ रही है? पहले भी हत्याएं, जुर्म सब रहे और इस तरह के भी रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल इस तरह से प्लान करके जहां पर रिश्ता बनने वाला है या बन चुका है, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है या रिपोर्ट अब ज्यादा हो रहे हैं, सोशल मीडिया में है इसलिए ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं? सच क्या है? देखिए, नंबर वन जो ये रिलेशनशिप्स हैं ये जो है बढ़ रहे हैं। बच्चे आज 10th 12th से ही इनके बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं, अफेयर्स होने लगते हैं। पहले एक सोशल पाबंदी थी, सबको मालूम था कि माँ बाप जहाँ शादी करेंगे आप वहीं करेंगे। डेटिंग, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट थैंक्स टू सोशल मीडिया ये कब कहाँ मिल रहे हैं, किससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और एक परमिसिव सोसाइटी हो जा रही है। लड़कियां भी रात में 12 बजे तक घूम रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो उसमें अब आपने चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर में एक तो आपने इतनी फ्रीडम दे दी, छोटे कपड़े पहन के घूमो, पार्टी करो, और बाद में पेरेंट्स चाहते हैं कि अरेंज मैरिज हो। तो वही डाइकोटमी है कि जिन बच्चों को आपने टोटल फ्रीडम दे दी और आप बाद में उनको बांध रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी जितनी छोटी दिमाग है उसी में वो काम करेंगे। और नंबर वन, पेरेंट्स जो है बच्चों को इतना पैम्पर कर रहे हैं। आप देखिए पुणे में जो बच्चा पोर्श गाड़ी से जिसने क्रश किया था, माँ बाप जो है पैसा देके हॉस्पिटल में उसका ब्लड सैंपल ही बदलवा रहे थे कि मतलब शराब का सैंपल जो था उसको बदलवाया जा रहा था। तो आप ये देखिए कि बच्चों को ये भी मालूम है कि पेरेंट्स को हम किसी भी तरह ट्विस्ट कर सकते हैं, हम मर्डर करेंगे तो भी हमारे माँ बाप बचाने आएंगे। तो ये जो बचपन से हम उनको गलत परसेप्शन दे रहे हैं कि यू आर प्रेशियस, यू कैन डू नो रॉन्ग, दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। और साथ ही साथ पुलिस को अब एक एड सीरीज भी चलानी पड़ेगी कि इफ यू कमिट अ क्राइम यू विल गो बिहाइंड बार्स, इफ यू डू दिस यू विल गो बिहाइंड बार्स। दैट इज वेरी रिक्वायर्ड। जब तक कानून का डर हम बच्चों में नहीं डालेंगे तो ये बच्चे जो है 20-22 साल के बच्चे, इनका दिमाग नहीं काम करता, इनको लगता है हमको जो चाहिए वही हम करेंगे। तो दे नीड टू नो दैट देयर इज लॉ एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री। उनका वर्ल्ड सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, उनका वर्ल्ड सिर्फ फैशन नहीं है, उनका वर्ल्ड सिर्फ मॉडलिंग नहीं है। जब तक हम उनको एक नहीं डालेंगे कि एक कानून है, एक रूल ऑफ लॉ है, और अगर इस तरह की चीजें हमने नहीं डाली, और पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, पहले आप छूट दे दीजिए फिर उनकी अरेंज मैरिज कर दीजिए, तो ये बच्चे जो है दे विल गो क्रेजी। तो क्या हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर बदल गया, और बदल गया है तो उसके पीछे जो अभी हमें लगता है सोशल मीडिया या बदलता हुआ समाज, क्या वो कारक हैं या कुछ और बड़ी वजह है? और फाइनली कैसे ये चीज़ रुकेगी, कैसे वो माइंडसेट जो कहीं और पहुंच गया है एक नॉर्मल माइंडसेट की तरफ, जहां आप इस तरह का जघन्य या अल्टीमेट कदम कोई ना उठाए, उसके लिए क्या करना होगा? एक बड़ा सवाल रहेगा, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। पुणे की उस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं आज, जिसने इस वक्त पूरे देश को स्तब्ध कर रखा है। एक 20 साल की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए कि उसे अपने होने वाले पति, अपने मंगेतर से शादी नहीं करनी है, उसको खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। और इस वक्त इस पूरे मामले की चर्चा है, जैसा हमने शुरू में भी कहा कि हम इसके बहुत ज़्यादा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आखिर क्यों देश का युवा इस माइंडसेट की तरफ जा रहा है, चाहे वो सोनम वाला केस हो, चाहे अब ये सिया वाला केस हो, या ऐसे तमाम केसेस जो इन दिनों हम देखते पढ़ते सुनते हैं, जहां पर एक अल्टीमेट डिसीजन, जहां किसी की जान ही ले ली जाए, वो लिया जा रहा है कि बीच का कोई रास्ता अब बचता नहीं है। आखिर हमारी सोच को क्या हुआ? अब थोड़े समाधान की तरफ चलेंगे। चीनू मैम, आभा मैडम ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि कैसे परिवर्तित हो गई हैं चीज़ें, कैसे बदल गया समाज, तौर तरीके, सोशल मीडिया, आज का लाइफस्टाइल। अब ये बदलाव तो हैं और आ गए हैं, और अब हम इनसे दूर नहीं भाग पाएंगे, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये बदलाव इतने बड़े हैं कि हमारी पूरी सोच को बदल दे रहे हैं। मतलब एक जो कॉमन सेंस मैं कहूँगा जिसको, कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे सोच लें कि आप किसी की जान ले लें, और कैसे आपको ये अंदाज भी ना हो कि जो कदम आप उठा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो क्या हमारी सोच इतनी विकृत हो गई है, और हो गई है तो अब उसे कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, पर केवल पेरेंट्स की नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों की भूमिका है, जिसमें सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो स्कूल का एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोशल मीडिया है, वो सब इसमें शामिल है। तो एक
पेरेंट्स के ऊपर सब चीजों का ठीकरा फोड़कर काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स आर पीपल टू। तो पेरेंट्स के अपने भी जो स्ट्रेसेस हैं, जो पेरेंट्स वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वहां के जो प्रीऑक्यूपेशंस है, वो पहले की जनरेशन्स में इतने नहीं थे। तो तो इसका जो समाधान है वो इतना सिंपल भी नहीं है। तो क्या समाधान है? पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ कि बाउंड्रीज लगाना, लिमिट्स तय करना, रूल्स को तय करना, लिमिटेशंस को बताना, बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को बताना भी आपका काम है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें हम उसका लाड़ प्यार कर लेते हैं। ये लाड़ प्यार की वजह से, परमिसिव पेरेंटिंग की वजह से स्नेह का अति और अनुशासन की कमी इस जनरेशन में हम देख रहे हैं। दूसरी बात, और दूसरे जो लोग हैं वो क्या करें? देखिए, ये जो बच्चे हैं ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर क्या इनके साथ कभी कॉन्वर्सेशंस हुए? क्या किसी ने इनके साथ ये अवेलेबिलिटी दिखाई कि उनको इन सारी चीजों के बारे में अवेयर किया जाए और ये सब किया जाए? अब जब मैं ये कह रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी जनरेशन ही गैर जिम्मेदार है। मैं इस जनरेशन में ऐसे बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ जो हमारी जनरेशन से बहुत ज्यादा अधिक ट्रस्टवर्दी हैं, ज्यादा अधिक कमिटेड है और ट्रांसपेरेंट है अपने कम्युनिकेशन में। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जस को तस बोलते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते। तो फिर हम ओवर जनरलाइज पूरी जनरेशन को नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि जो एनवायरमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसको किस हद तक के हम मॉडिफाई कर सकते हैं और किस हद तक हम अपने इंटरनल एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें मुझे कहनी है, वो ये है। पहली बात, प्रिवेंशन कैसे करें? कैसे हम ये इंश्योर करें कि बच्चे जो हैं वो एक बैलेंस्ड, एक संतुलित मानसिक स्थिति में आ पाए? कैसे वो चीजों को रैशनली थिंक कर पाए? हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि थिंकिंग को ही जब हमने आउटसोर्स कर दिया है, जब हम चैट जीपीटी से सलाह ले रहे हैं। एक न्यूज चैनल ये भी कह रहा है कि ये जो लड़की है इसने गूगल किया है और वो सब बातें इसने पूछी हैं कि कैसे करे, क्या करे। अब इन चीजों की कितनी पुष्टि हुई है मैं ये नहीं कह सकती, पर देखिए, आउटसोर्सिंग ऑफ थिंकिंग, जहां पर खुद की सोच ही नहीं एस्टैब्लिश हो पाई है 20 साल की उम्र तक, तो ये डेलिबरेशंस पहले से होने जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा जो हमें करना पड़ेगा, फॉर्मल एजुकेशन में अब सिर्फ एकेडमिक्स की बात करके काम चलने वाला नहीं है। हमें इमोशनल एजुकेशन को बहुत पहले से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हमें बेसिक इमोशन सिखाने पड़ेंगे, हमें वो स्किल सिखानी पड़ेगी जहां पर वो अपने आप को समझ पाए। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। जब हम जो चीज हमें चाहिए वो जिद में अड़ जाता है हमारा माइंड कि नहीं मुझे तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए ही, तो सारी सोच बंद हो जाती है। इसको हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस सीखेंगे? क्या हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे? तब इन स्थितियों में हम कुछ मतलब निजात पा सकते हैं, थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल सकता है, थोड़ा सा पॉइंट मैम, क्योंकि अब समय मेरे पास बहुत कम बचा है। आपने वो चीजें बताई जो करने की जरूरत है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं उस सवाल के पास कि जो चीजों की वजह से ये सब हम मान रहे हैं कि हो रहा है, कि क्यों हमको अब वापस से इमोशन सिखाने पड़ जाएंगे? वो तो नेचुरली आते हैं, अभी तक थे, अब वो बिगड़ रहे हैं। अब उदाहरण के लिए अभी हाल में यूएई, उससे पहले यूके, उससे पहले फ्रांस, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, और अब तो देश के दुनिया के कई देशों ने 16 साल वो एक उन्होंने बेंचमार्क बनाया है सोशल मीडिया से काटने की बात, उनके लिए बंद करने की बात। तो क्या ये टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी ही इन सब के पीछे की वजह है और यहाँ पर थोड़े प्रतिबंध ही इस चीज को संभाल पाएंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा जो वायलेंस सिखा रहे हैं कि मर्डर कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों को एक गेम समझ ले रहे हैं मर्डर करना, तो वो जो माइंडसेट दिया जा रहा है कि किलिंग इज अ गेम, वो रोकना पड़ेगा। उस तरह के जो शोज आ रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा।
विपिन जी, एक चीज और बताना चाहूंगी। मेरा एक संस्था है रणसमर, जिससे मैं कुछ महिला कैदियों पे काम करती हूँ जो जेल में सजा काट रही हैं। अभी रायबरेली में मैंने एक उनका काउंसलिंग का कोर्ट सेशन किया था, तो वहां पे इस बार मुझे महिलाएं बहुत ज्यादा दिखी। पहले सिर्फ 498 डाउरी में सास बहू सास ननद दिखती थी केस में, बट इस बार जब महिलाएं ज्यादा दिखी तो मैंने जेलर से पूछा कि इतनी महिलाएं कैसे यहाँ पे जेल में है। तो उन्होंने कहा, मैडम आप खुद पूछ लीजिए। और आप मानेंगे नहीं कि जो मैक्सिमम महिलाएं जेल में थी उस वक्त, जेल में, वो मर्डर के लिए थी। और ये गांव की महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। रायबरेली छोटा शहर है, गांव की महिलाएं थी जिन्होंने अपने लवर के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। तो ये शहरों में नहीं, ये गांव में भी हो रहा है। हर जगह ये बढ़ गया है कि आपको कोई पसंद नहीं है, आप उसका मिलके मर्डर कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो है इसमें बहुत सीरियस थिंकिंग करनी पड़ेगी। कानून का डर जो खत्म हो चुका है कि आपका केस तो आता ही नहीं है, सालों नहीं आता है, कन्विक्शन रेट जो है 30-40% है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो ये गलतफहमी लोगों से खत्म करनी पड़ेगी कि अगर आप कानून से खिलवाड़ करेंगे, आपको जो है कड़ी से कड़ी सजा होगी। और जी। यस, ये जो सिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पे, उस पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो फैमिलीज टूट चुकी हैं, पहले देखिए कोई बिना ऐसे अकेले कहीं जाते नहीं थे, बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग जाते थे। मुझे जी लगता था कि अब फिर फैमिलीज को टुगेदर आना पड़ेगा ताकि इस तरह की चीजों को हम फाइट कर सके। जी, मुझे लगता है कि आप जो दोनों बातें कह रहे हैं, आभा जी आप भी और चीनू मैम आप भी, बहुत बड़े स्तर पर मल्टी प्रोंग जिसको कहते हैं उस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। भावनाएं, इमोशंस, थॉट प्रोसेस एक तरफ, इसको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी वो समाज की चीज़ें जो बदलाव के कारण ऐसी हैं जिनके कारण ये पूरी प्रक्रिया हैम्पर्ड हो गई है। और फाइनली जो कानून की बात कह रही थी मैम कि शायद एक लेवल पे जाके वो थॉट तो आए कि भाई इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर वो थॉट अगर कहीं दूर रह गया है तो अब हाई टाइम है, वरना ऐसी और घटनाएं हमें सुनने देखने को मिलेंगी जो ना तो देश के युवाओं के लिए अच्छी है, ना देश के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम और आभा मैम, आपने वक्त निकाला और ये बहुत ही इन डेप्थ चर्चा हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।